है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। पिछले लगभग 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से आक्रांत है। हम सब भी उससे अछूते नहीं हैं। मध्य प्रदेश में हमारे इर्द गिर्द जिस तरह कोरोना का एक दूसरा दौर शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि लोगों में या तो कोरोना को लेकर एक जो भय होना चाहिए, एक ऐसा समूह है जहां लगता है कोई भय नहीं है। जिस तरह भीड़ में, बाजार में भीड़ हम देखते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को भी हम देखते हैं जो दवाइयों के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपने परिजनों के, अपने आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। इस पूरे आपाधापी में कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि लोगों में एक अविश्वास का भाव, एक डर, एक अज्ञात भय उनमें समाया हुआ है। और उसका बहुत बड़ा कारण शायद ये है कि जो बुनियादी जानकारी इस बीमारी को और बीमारी से मुक्त होने को लेकर होना चाहिए, वो शायद नहीं है। और बहुत सारे संचार माध्यमों से इतनी जानकारियां परोस दी गई हैं कि वो एक कहीं उससे भी बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में उनके अंदर वो विश्वास कायम करना, उनके अंदर वो मनोबल वापस रिस्टोर करना, ये लगता है बहुत जरूरी है। लोगों को ये बताना होगा कि ये पूरे के पूरा जो तंत्र है, ये पूरा के पूरा सरकार और बाकी दूसरी संस्थाएं हैं, वो किस तरह आपके लिए मददगार होकर तमाम काम कर रही हैं। और ये विश्वास पैदा करने के लिए आज ये कार्यक्रम मन में है विश्वास, ये यही है कि आपके अंदर जो अज्ञात भय है या अति आत्मविश्वास है, उन दोनों को कहीं दूर किया जाए। डॉक्टर एसपी दुबे मेरे साथ हैं। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि वो हमारे मेहमानों का परिचय कराएं और बातचीत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गिरिजा शंकर जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस अविश्वास के माहौल में मन में है विश्वास, इस कार्यक्रम की शुरुआत करना। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो कमान संभाले हुए हैं कोरोना की, वो एक डिस्टिंग्विश पैनल हमारे पास उपलब्ध है। मेरे सबसे दाहिनी तरफ कोने में डॉक्टर लोकेंद्र दवे साहब बैठे हुए हैं, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक हैं और मध्य प्रदेश सरकार की टेक्निकल सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। मेरे बाईं तरफ सबसे पहले हैं डॉक्टर सरमन सिंह साहब, जो कि एम्स भोपाल के महानिदेशक हैं। और सबसे कॉर्नर में मेरे बाईं तरफ बैठे डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोविड मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और गिरिजा शंकर जी, जिन्होंने मेरा तारुफ कराया, आप एक बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा सबसे पहले लोकेंद्र दवे जी, आप जो हैं सरकारी अस्पताल में हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज वहाँ पर भर्ती हैं। आमतौर पर किस तरीके के मरीज आप लोगों को देखने को मिलते हैं? जहाँ तक ये जो लक्षणों की बात कर रहे हैं, लक्षणों में कोविड के जो लक्षण आम तौर पर हम देखते हैं, बुखार सबसे आम लक्षण है। हल्का बुखार कई मरीजों को आता है और उसके बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो कोविड के मरीज हो सकते हैं। दूसरा जो लक्षण है, सर्दी खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या खांसी के साथ कुछ और लक्षण भी पैदा हो सकते हैं, जैसे पेट संबंधी समस्याएं कुछ लोगों को होती है। शरीर में दर्द होना, बदन दर्द होना, पीठ में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, चलते फिरते थकान होना, ये सामान्यतः लक्षण हम देखते हैं। हर व्यक्ति में हर तरह का लक्षण हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में कुछ लक्षण हो सकता है और जांच करने पर हमें प्राप्त होता है कि ये कोविड से पीड़ित है, तो फिर उसका इलाज उपचार उसी लाइन पे किया जाता है। सरमन सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कुछ इस बार जो नए मरीज एकदम से बढ़ गए हैं, उसमें कुछ ऐसे एटिपिकल लक्षण आए हैं जो सर्दी जुकाम के बगैर भी थे और लोगों ने जांच कराई तो कोरोना निकल आया। तो ऐसे कौन से एटिपिकल लक्षण हैं जो मरीज के अंदर आए तो भी उसको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे कोरोना की जांच करा लेना चाहिए? जी बिल्कुल सही। आज की ये सेकंड वेव जिसको कहेंगे, रेड आई जिसको कहते हैं, जी जी जी, वो हो गई हो, हेडेक हो गई हो, लूज मोशन हो रहा है और इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, जो खांसी बुखार के अलावा इस तरह के भी सिम्टम देखने मिल रहे हैं। और कई बार बिल्कुल जिनमें वैक्सीन लग चुकी हैं दोनों, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक भी होकर के आ रहे हैं और वो लोग स्प्रेड कर सकते हैं अपने परिवार वालों को, दूसरे लोगों को। तो इसलिए जब जांच कराते हैं तो RT-PCR अगर कराएंगे तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी, या जो एटिपिकल जो मैंने मैनिफेस्टेशन या लक्षण जो बताए, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, कुछ लोग जो बिल्कुल सिम्टोमेटिक हैं और जो लक्षण बिल्कुल टिपिकल हैं, जो कि जिसमें खांसी जुकाम बुखार
ये सब चीज़ें, उनमें कुछ RT-PCR नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये भी दूसरी एक हिस्सा है जो देखने को मिल रहा है। लगभग 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो पुराने टाइम में जो RT-PCR होता था, तो वो अब जो नई वेव में जो आया है, वो म्यूटेशंस जो हो गए, नए वेरिएंट्स जो आ गए हैं, जी जी, उसकी वजह से लगभग 15 से 20% लोगों में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी चिंता का एक विषय है। तो इसलिए आज की डेट में जैसा कि हम लोग बताते रहते हैं, किसी को भी अगर कोई भी सिम्टम है इस तरह का, और आपको लगता है कि कोई आपने खाना बाहर नहीं खाया फिर भी पेट खराब हो गया, आपको लग रहा है ब्लड प्रेशर नहीं और कोई चीज़ नहीं, सिर में दर्द हो गया या फिर बुखार हो गया, तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आपको कोरोना हो सकता है और आप तुरंत ही अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, टेस्ट के रिजल्ट की वेट ना करें। जी, जैसा कि लोकेंद्र दवे जी, सरमन सिंह साहब बता रहे थे कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया। कई लोगों में ये भ्रांति देखने को मिली, मुझे कई लोगों ने फोन करके बोला कि डॉक्टर साहब, ये हमने जो दूसरा वैक्सीन लगाया है, कोरोना हमें इसके कारण हो गया। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि हम वैक्सीन का जो प्रभाव है पूरी तरह से डेवलप होने के पहले संक्रमित हो गए हों। जी जी जी। लेकिन अक्सर हमने जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक ऑब्जर्वेशन है अभी कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को जो सिविरिटी है उसमें डेफिनेटली कमी आई है, और जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगे हैं उन लोगों में मौतें भी कम हुई है। तो इस दृष्टि से हम अभी प्राइमा फेसी ये बोल सकते हैं कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। वैक्सीन का अगर हम फील्ड कंडीशन में देखें तो 70% तक लगभग प्रोटेक्शन का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि हमारा जो 30% का जो मार्जिन है उसके अंदर वो लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुतायत अगर हम देखें तो वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वैक्सीन से हमें बचाव मिलने के कारण हमें सबको वैक्सीन लगाने के लिए प्रमोट करना ही चाहिए। सरमन सिंह साहब, आमतौर पर आपने जैसा बोला RT-PCR टेस्ट भी इसमें निगेटिव आ रहा है। लोग कई बार, आम जनता के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि लोग CT स्कैन कराते हैं, और कई बार आजकल CT स्कैन ही एक लेमन इन्वेस्टिगेशन हो गया है। हर सेंटर में 100 CT स्कैन हो रहे हैं और उसके अंदर दुनिया भर के स्कोर आते हैं, 5/25, 10/25 और इस तरीके से। तो ये कहाँ तक उचित है? और कई बार इस कारण से कई अस्पताल भर्ती करने से मना कर देते हैं कि आपका चूंकि RT-PCR या कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं है इसलिए हम भर्ती नहीं करेंगे, तो वो मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर लगता है डॉक्टर साहब मुझे कि किस वक्त पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है। हाँ हाँ, आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स होते हैं तो ये होगा। मान लीजिए मुझे बुखार आया, मैंने पैरासीटामोल खा लिया, आधे घंटे में बुखार उतर गया। जी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने आप कोविड मान लेना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जो आपने कहा कि CT करा रहे हैं या तमाम करा रहे हैं, जी जी, हर पेशेंट अपने आप में डॉक्टर बन गया है। तो दरअसल ये मैं जानना चाहता हूं कि किस वक्त हमको डॉक्टर के पास जाना है, किस वक्त हमको होम जो ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे बुखार के लिए कुछ खा लिया या सर्दी के लिए कुछ खा लिया वो, जी, जी, जी। और उसके बाद फिर जो CT कराना है या कोई और टेस्ट कराना है वो डॉक्टर की सलाह पर कराना है या सेल्फ कराना है। जी। तो ये जो स्टेज है, लोगों को मालूम पड़ जाए कि आपको इस स्टेज में डॉक्टर के पास जाना है, इस स्टेज में आपको अस्पताल में भर्ती होना है, इस स्टेज में आपको अस्पताल नहीं भर्ती होना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती होने की पात्रता नहीं रखते फिर भी जा रहे हैं। सही बात। वो थोड़ी सी क्लियरिटी लोगों को हो जाए। उसमें देखिए, बिल्कुल जो आपने सही कहा, ये सारे हम जो डॉक्टर हैं उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान अपने आप को डॉक्टर समझने लगा है, बिकॉज इन्फोडेमिक्स जिसको कहते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन एंड हमारे लोकल जो जितने भी मीडिया सिस्टम्स हैं, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, उसके अनुसार आ रही है। तो बेसिकली सबसे जो चीपेस्ट तरीका है आपका, वो रखिए, ऑक्सीमीटर अपने घर में रखिए। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी सिम्टम आता है तो अपने आप को ये मान लीजिए कि मुझे कोविड हो सकता है, तो आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट घर है और बड़े बड़े कमरे हैं और आपकी कोई देखभाल कर सकता है, तो आप अपने एक कमरे में जा करके अलग से आइसोलेट कर लीजिए। आपका बाथरूम अलग होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम आपको कोई अलग से दे दे। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, आपसे फॉर एग्जांपल एक ही रूम के घर में रहते हैं, तो आपको कोविड केयर सेंटर में जाना चाहिए। दूसरी बात, आप ये जैसे मैंने बताया कि आप ये मान लीजिए कि आप कोविड के मरीज हैं, लेकिन अगर आपने दवाई ले ली, क्रोसिन खा ली, बुखार उतर गया, खांसी लेकिन दूसरे दिन भी आ रही है, तो आप फिर डेफिनेटली आप मॉनिटर कीजिए, ऑक्सीमीटर लीजिए। ऑक्सीमीटर से देखिए कि आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, बुखार दोबारा तो नहीं आ रहा। और अगर ऑक्सीजन का लेवल आपका 94 से कम हो रहा है, तो डॉक्टर से, अपने जो लोकल हैं उनसे, जो भी फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए। अपने आप सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन अपने आप CT का मत कीजिए। बहुत सारे मरीज CT के लिए इंसिस्ट करते हैं, RT-PCR के लिए करते हैं, दूसरे टेस्ट हैं उनके लिए करते हैं, और
यहाँ तक कि वो एडमिशन के लिए भी प्रेशर है होते हैं वो लगाते हैं। तो प्लीज़ आप ऑक्सीमीटर सबसे ईजिए, घर में केवल क्रोसिन रखिए और ऑक्सीमीटर रखिए, और प्लीज़ कोई दवाई मत रखिए आपको जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको सेल्फ आइसोलेशन में अगर बुखार के अलावा और भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है जैसे खांसी के लिए, तो वो डॉक्टर आपको लोकल डॉक्टर बता देंगे। स्कंद त्रिवेदी साहब, आप एक कारपोरेट हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं और जैसा कि अभी गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि लोग जो हैं स्वयं से इन्वेस्टिगेशन, और सरमन सिंह साहब ने उसकी तायीद करी कि खुद ही सीटी स्कैन करवाना और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर बनाते हैं कई बार भर्ती होने के लिए आपको। और ये जो दवाइयाँ आजकल तो कोरोना किट जो है वो बड़ी फेमस है, हर जगह आप देखते हैं सबके व्हाट्सएप पे उपलब्ध है। जैसी होता है लोग दुनिया भर की 4-5 दवाइयाँ हैं जो सबको रट गई, लेमन लोगों को, लोग अपने लोगों को भी व्हाट्सएप कर देते हैं और लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो ये दवाइयाँ खाने की वैलिडिटी कहाँ तक सही है? क्या WHO भी इसको या हमारा देश का जो चिकित्सा तंत्र है इसको तायीद करता है क्या? सत्यप्रकाश जी, मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहला तो जो आपका प्रश्न है उससे, लेकिन उसके पहले मैं जो सिम्टम्स की बात थी उसको मैं समराइज करूँगा। सर्दी, खांसी, बुखार, ये 3 चीज़ यदि किसी को भी हैं, यदि कोई डायबिटिक है और उसकी शुगर फ्लक्चुएट होने लग गई है, या कभी किसी को लगता है कि मुझे एकदम से कमजोरी लग रही है जी जी, या मुझे एकदम से डायरिया शुरू हो गया है, तो अब ये पैंडेमिक इस स्टेज पर पहुंच गया है जिसमें हमें किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि ये 5 या 6 सिम्टम्स हैं तो आप सभी मरीज अपने आप को कोविड समझ लें और उसी तरह के एहतियात करें जैसा कि सब लोगों ने बताया कि अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो ये तो हुआ, एक मैं समरी बताना चाहता था जिससे कि लोगों को ख्याल रहे कि ये 5 या 6 सिम्टम्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। अब दूसरी बात हुई कि टेस्ट क्या करें क्या नहीं करें। इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि कई दफे यदि टेस्ट गलत समय पे किया, जैसे मान लीजिए आज आपको सर्दी खांसी बुखार है, आपको किसी ज्ञानी ने, आपने खुद सीटी करा लिया, आज सीटी नॉर्मल है, आप खुश हो गए, लेकिन इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका सीटी नॉर्मल है। सीटी के जो चेंजेस हैं ज्यादातर 5-6 दिनों के बाद आएंगे। तो इसलिए मेरे आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप से ये निर्णय ना करें, जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो कोविड को देख रहे हैं उनकी सलाह लें। और तीसरी चीज है, अब आपके प्रश्न पे आता हूं जिसमें आपने पूछा कि क्या दवा लें क्या ना लें, तो डॉक्टर सरमन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास सिर्फ क्रोसिन हो, आप क्रोसिन लीजिए, उसके आगे जो भी दवाइयां लेनी हैं वो आप किसी भी चिकित्सक के से परमिशन के बगैर या उसकी एडवाइस के बगैर ना लें, क्योंकि आज ये देखने आ रहा है लोग तरह तरह की दवाइयां ले रहे हैं, उसमें से मुख्यतः स्टेरॉइड्स, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो बहुत भयानक हैं। शायद कोविड से तो हमारे चांसेस हैं 95-98% लोग जी जाएंगे, लेकिन जो स्टेरॉइड्स के कॉम्प्लिकेशन है उसमें करीब करीब मृत्यु दर 90 से 95% है। तो इसलिए कृपया करके आप सब लोगों को गुजारिश है, कोविड इतना बुरा नहीं है जितना समाज में फैल गया है। कोविड से 100 में से 98, 99 या 99.5% लोग बच जाएंगे, लेकिन यदि गलत चिकित्सा ली आपने, गलत आपने दवाइयां ली, तो शायद उससे आपका बचना असंभव होगा। इसलिए मैं चाहूंगा, जो आपका प्रश्न था कि इस तरह की कोई भी दवा बगैर चिकित्सक के परामर्श के ना लें। तो एक बहुत ही मुख्य संदेश हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जा रहा है कि पैरासीटामोल केवल वो गोली है जिसको आप ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गोली नहीं लेना है। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, आप बहुत ज़्यादा मरीजों को देखते हैं और आप खुद ही श्वास रोग विशेषज्ञ भी हैं, और इस तरीके की जो किट है, तो आपको क्या लगता है, जैसा दोनों विशेषज्ञों ने बोला, अब 1 साल के अनुभव के बाद WHO की रिपोर्ट्स और सारा एविडेंस लगभग ये हम नकार चुका है इन सब चीजों को कि इनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बाकी इम्यूनो स्टिमुलेंट के रूप में विटामिन सी, जिंक, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा कोई वायरस के प्रति रोल नहीं है, ये सब नॉन स्पेसिफिक दवाइयां हैं। और सबसे बड़ा जो परेशानी इन दवाइयों के साथ कि लोग लंबे समय तक बिना चिकित्सक के परामर्श के लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप नॉर्मल न्यूट्रिशन डाइट पे ध्यान दीजिए, अपना योगा प्राणायाम रेगुलर, अपनी एक्सरसाइज और अपना खान पान नियंत्रित रखिए, तो इससे ज्यादा अच्छी इम्यूनो स्टिमुलेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। पॉजिटिव सोच के साथ ये सब चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी वर्क करेगी, रादर देन हम सप्लीमेंट लेते रहें। स्कंद त्रिवेदी साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप हृदय रोग के मरीजों को देखते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद लोगों के अंदर हृदयगत प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होने लग गई है, और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमारे ऐसे लोगों को? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमको ये समझना है कि जो कोविड में जो मौतें हो रही हैं वो सिर्फ 2 तरह से हो रही हैं। नंबर 1 हृदय के कारण,
और नंबर 2 निमोनिया के कारण। इसका कारण यह है कि जो कोविड का जो वायरस है वो खून को गाढ़ा कर देता है और जो रक्त धमनियाँ होती हैं उसमें कई दफ़े खून के थक्के जम जाते हैं। यदि वो थक्का हृदय में जमा तो आदमी को हृदयघात होता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। यदि उसके दिमाग में जमा तो इसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं या लकवा कहते हैं। और तीसरा होता है कि कई दफ़े जो शरीर के नसें रहती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं, उनमें खून का थक्का जम के फेफड़ों में चला जाता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये तीनों कारण बहुत बड़े कारक हो गए हैं आज मृत्यु के, जो हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं। अब इन तीनों में 2 तरह से हमको एक सावधान रहना। एक तो नंबर 1 ये कि यदि आपके घर में, परिवार में या किसी को इन तीनों में से कोई एक चीज होती है, जैसे लकवा हो गया या छाती में दर्द हो रहा है या एकदम से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये समझना है कि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करें, तुरंत उसको अस्पताल ले जाएं, जिससे कि उसका उपचार हो सके और जो घर में जो लोग हैं वो कोविड से प्रभावित ना हो। तो एक बहुत जरूरी चीज है जो हमको जानना है। अब ये जो प्रभाव है ये जरूरी नहीं है कि जब कोविड की मर्यादा तक ही रहेंगे, ये प्रभाव करीब 3 से 6 महीने तक भी देखे जाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसके जो चांसेस हैं होने के वो कम होते जाएंगे। इसीलिए जिनको भी मॉडरेट और सीवियर कोविड होता है उनको हम लोग जब अस्पताल से छुट्टी होती तो उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनका खून इतना गाढ़ा ना रहे। इसके अलावा इन लोगों को जो मरीज हैं उनको एक चीज और का ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी के दिन है, कि इस वक्त पानी जितना उनका नॉर्मल कंजम्पशन है उससे करीब 1.5 से दोगुना कर दें, जिससे कि उनका खून हमेशा पतला बना रहे और डिहाइड्रेशन अवॉइड हो सके। मेरा ये कहना है कि यदि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की बीमारी है तो मुझे ऐसी आशा है कि जो इस चिकित्सक ने आपको देखा है, आपको छुट्टी के वक्त जो रेलेवेंट दवाइयाँ हैं वो दी होंगी। लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं कोविड के बाद यदि आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट की पुरानी बीमारी, पुराना लकवा या ओबेसिटी या डायबिटीज है, तो आप जो भी आपके चिकित्सक हैं उनके पास जाइए, मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या मैं हृदयघात के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हूं, क्या मुझे कुछ और प्रोफाइलेक्टिक दवाई लेनी है। लेकिन क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपसे मिलकर मैं चाहूंगा कि वो चिकित्सक से मिले, क्योंकि आजकल जो सेल्फ फार्मेसी जो चालू है, जो लोग ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं शायद इतनी मौतें ना हो यदि लोग डॉक्टर की सलाह लें, बजाय इसके कि अपनी खुद की सलाह, पास पड़ोसी की सलाह, व्हाट्सएप की सलाह और गूगल की सलाह और उन लोगों की सलाह जो कि जिनका कि चिकित्सीय पेशे से कुछ लेना देना नहीं है। आज हर आदमी कोविड का डॉक्टर बना हुआ है और गलत सलाह दे रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कारक है कि लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत ही सही संदेश जो शुरू की थी उसका बुनियाद ही यही था कि या तो लोगों के पास जानकारियां नहीं है, जानकारियां कम है, या जानकारियां इतनी अधिक है वो भ्रम पैदा करती हैं, और उसी भ्रम को दूर करने के लिहाज से आज जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने, गिरिजा शंकर जी, बहुत सारे प्रयास करे इस कोरोना के अंदर। हालांकि कोरोना से निपटने में तो मैं समझता हूं कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार ही एक एजेंसी है जो इस कोरोना से निपटने में अपनी भूमिका निभाएगा। ये जरूर है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, लेकिन एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही इन चीजों से निपटेगा। तो एक हमने एक फिल्म बनाई है, सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए इस दूसरी लहर में, आइए उसका अवलोकन कर लेते हैं। कोरोना नियंत्रण के लिए 5T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण, टेंडेंसी यानी कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार पर फोकस कर प्रदेश कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में अग्रसर है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या के मामले में प्रदेश 21 अप्रैल को 7वें स्थान से 1 मई को 14वें नंबर पर आ चुका है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घटकर 1 मई की स्थिति में 20.3% हो चुका है, जो 20 अप्रैल को 24.76% था। 23 अप्रैल को रिकवरी रेट 80.41% था, जो अब 1 मई तक 83.63% हो चुका है। प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 19 अप्रैल को 6,836 थी, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 13,854 हो गई है। 8 अप्रैल को प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति 130 मीट्रिक टन थी, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 472.2 मीट्रिक टन हो चुकी है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। झारखंड के बोकारो और गुजरात के जामनगर से
भारतीय वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा चुके हैं। DRDO द्वारा प्रदेश के 8 जिलों में ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट विकसित किए गए हैं। प्रदेश को 7 विभिन्न कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के अब तक 2 लाख डोजेस मिल चुके हैं। प्रदेश में 315 सरकारी व 530 निजी क्षेत्र के अस्पताल, इस प्रकार कुल 845 कोविड अस्पताल वर्तमान में संचालित हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 8 अप्रैल को 26,425 बेड्स उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़कर 59,143 हो चुकी है। आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को निजी चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से मरीजों को आवश्यकतानुसार कॉल पर चिकित्सक का परामर्श प्राप्त हो रहा है। किल कोरोना 2 अभियान के अंतर्गत गठित 15,308 सर्वे टीमों द्वारा अब तक 2,29,51,000 से अधिक जनसंख्या का घर घर जाकर संभावित मरीजों का सर्वे पूरा हुआ। तो देखा आपने, सरकार ने हर फ्रंट पर काम करने की कोशिश करी है। भाई आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन के ट्रक जो है वो प्लेन में चढ़कर गए और बाद में रोड के रास्ते से वापस आए। कैसे मुख्यमंत्री स्वयं जो है अपना भोपू लेकर उन्होंने लोगों को ये बताया कि आप लोग मास्क लगाएं, वो खुद ही स्वास्थ्य के आग्रह पर बैठे। ऐसी बहुत सारी चीजें एक संवेदनशील सरकार जो कर सकती है, उन्होंने बहुत कुछ किया और उससे तस्वीर में काफी बदलाव भी आया। गिरिजा शंकर जी, आप क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में दिसंबर नवंबर के आसपास में मैं समझता हूं कि ऐसा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी और सरकार के बाहर भी, ऐसा मान लिया गया था कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब ऐसी कोई चीज नहीं है और सब कुछ खुल गया था। अचानक जब दूसरी लहर जिसे कहते हैं वो जब आई और इतनी तेजी से आई कि उसने बहुतों को संभलने का मौका नहीं दिया। संभलते संभलते ये बहुत समझता हूं कि मैं राहत की बात है कि बाकी राज्यों को हम देखते हैं तो वहां जो आज हालात हैं और हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो लगता है कि हम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं, चाहे वो मौतों के मामले में हो, चाहे संक्रमण के मामले में हो। और जाहिर है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार के जो प्रयास हैं उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने प्रोएक्टिव होकर, मतलब ऑक्सीजन भी मंगाना है तो मैं उसके लिए बात करूंगा, दवा मंगाना है तो मैं बात करूंगा, ये जो स्पिरिट है उसने जरूर सरकार की पूरी जो मशीनरी उसको एक ऐसी स्पिरिट दी कि जिसमें प्रोएक्टिव होकर सारा काम होने लगा। आप देखिए कि कितने जल्दी, मैं समझता हूं कि एक दौर ऐसा था इसी मध्य प्रदेश में जब ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए इस कदर मारामारी थी और लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल अब जान बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन कुछ दिनों में ही वो सब कुछ थोड़ा बहुत संभलने लगा। वो सारी जो कोशिशें हुई, उन कोशिशों से लोगों के मन में कहीं न कहीं ये विश्वास जगना जरूरी है कि इन कोशिशों से आपकी तकलीफें कम होंगी। आपको सिर्फ उनके साथ कोऑपरेट करना है। पिछले एक हफ्ते से आप देखेंगे कि संक्रमित लोगों की आने की संख्या जो है वो थोड़ी स्थिर हुई है। अस्पतालों में भी मैं समझता हूं कि दवाइयों के लेवल पर, ऑक्सीजन के लेवल पर, बेड के लेवल पर उपलब्धता उतनी जो आपाधापी थी वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक बात बहुत जरूर है जो हम लोग उस वक्त कर रहे थे कि ये जो पूरी व्यवस्था है, चाहे सरकार की हो, चाहे अस्पतालों की हो, चाहे दो, उसमें थोड़ी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। से पूछना चाहूंगा स्कंद त्रिवेदी साहब, आपके कारपोरेट अस्पताल में रहते हैं कि कई बार ये शिकायत आती है कि मरीज जो है अंदर है उसके साथ क्या हो रहा है ये लोगों को पता नहीं लग पाता। आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे आप मरीजों की हालत का जायजा मरीज के परिजनों को पहुंचा पाएं ताकि उनकी जो चिंता है उसमें थोड़ी कमी आ जाए? कि हमारे अस्पताल में जो भी डॉक्टर मरीज को देखेगा वो उसके बेड से ही उसके परिजन को फोन लगाएगा और उनके बारे में बताएगा और साथ ही साथ यही बताएगा कि आपके फलाने रिलेटिव से मेरी बात आपके सामने हुई है, क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? तो एक तो ये हुआ कम्युनिकेशन का। जी। दूसरा जो हमने कम्युनिकेशन चैनल के लिए किया है कि जो लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं उनको छोड़ के बाकी लोगों को हमने मोबाइल फोन अलाउ किया है। जो चिकित्सक कर्मचारी हैं बहुत लिमिटेड नंबर में बचे हैं। हम में से हर अस्पताल में बहुत सारे चिकित्सक कर्मचारी, करीब 20% कर्मचारी रोटेशन से पॉजिटिव हो जाते हैं और हमको 10 से 15 दिन के लिए निकाल दिया जाता है कि आप काम नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में यदि कोई झगड़े की बात बनती है और चिकित्सा कर्मचारी चले जाते हैं
तो शायद ये महामारी के ऊपर एक और महामारी सिद्ध होगी। बिल्कुल सही कहा सर। मुख्यमंत्री ने भी जो है, जी जी, आपने देखा होगा कि लगातार अपील जारी करते रहे हैं जी बिल्कुल, कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनके साथ आप किस तरह एक मानवीय व्यवहार रखें और ये समझें कि उनकी दिक्कतें क्या है। इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई हैं तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय, ये अपनी जान हथेली पे रख के अपनी जान जोखिम में डाल ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगे, संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जो है आप देखेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों को एड्रेस करते हुए यही अपील करते आ रहे हैं कि कैसे आप जो है लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, उस दिशा में वो प्रयास चल रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सहयोग लगातार आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहाँ रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहाँ से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। बिल्कुल सही कहा गिरिजा शंकर जी ने, और स्कंद त्रिवेदी साहब ने भी सही बात आप देखेंगे सरकार की जो रणनीति है कोरोना से निपटने की, हाँ, वो मैं देख रहा था, तो जो एम्फेसिस गवर्नमेंट की है या खुद मुख्यमंत्री की है, वो यही है कि जो अस्पतालों का लोड है, एक तरफ तो कोशिश ये हो रही है कि बेड बढ़ाए जाएं, अस्पताल बढ़ाए जाएं, लेकिन दूसरी ओर कोशिश ये भी हो रही है कि अस्पतालों पर लोड कम हो, कम से कम पेशेंट को अस्पताल जाना पड़े। जो कोविड सेंटर या दूसरे और जिस तरह के जो उपाय हैं जो आप अधिक बेहतर जानेंगे आप उनको, ये तमाम सेंटर इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि जरूरत है तो वो वहां जाएं, वहां आइसोलेशन में रहें, वहां उनकी तीमारदारी हो, और बहुत एक्यूट स्थिति में ही अस्पताल जाएं। देखिए, जहां तक अस्पतालों में जो व्यवस्था का प्रश्न है, आप अस्पताल के बेड और अस्पताल कितने आगे बढ़ाएंगे? जैसा आप देख रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स और तमाम चीजें उपलब्ध हो भी जाएंगे, तो मेन पावर कहां से आएगा? तो कोशिश तो यही होनी चाहिए सरकार की भी और हम सब की भी कि अस्पताल जाने की नौबत कम आए और उसके जो इंटरमीडिएटरी जो उपाय हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से हो जाएं। जैसे जो कोविड सेंटर की जो बात कर रहे थे, वो ज्यादा कारगर हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। सही कहा गिरिजा शंकर जी ने कि हमको एक जो स्टेप डाउन की पॉलिसी बनाई है कि अगर जल्दी, स्कंद त्रिवेदी साहब भी यही कह रहे थे कि लोग बिस्तर छोड़ते नहीं है। लोकेंद्र दवे साहब, आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, हम बहुत साधारण शब्दों में बीमारी की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको समझें। एक लगभग आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। जी जी, 100 में 70% ऐसे लोग होंगे जिनको मामूली सा कुछ लक्षण हुआ, कुछ घंटे या एक आध दिन होके वो ठीक हो गए। तो 100 में 70 ऐसे लोग होंगे जिनको वापस कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आराम करना है ताकि उनसे दूसरों को नहीं फैले। 10 से 15% ऐसे लोग होंगे जिनको 3 से 5 दिन तक लक्षण रहेंगे और दवाइयां साधारण लेंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक हो जाएंगे। उनको भी किसी तरह की आपाधापी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो भी साधारणतः अपने चिकित्सक से सलाह लें, दवा लें, आराम करें, ठीक हो जाएंगे। उनको स्प्रेड ना होने के लिए आइसोलेशन कंटिन्यू रखना है। अब आता है 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा कम होने लगता है क्योंकि फेफड़े में सूजन आने लगती है उनको अपने सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन बेड पे 2 चीजें हैं, एक रेस्ट और दूसरा ऑक्सीजन को लगातार लगाए रखना, आराम करना। ये 2 चीजों से उनको ठीक हो जाते हैं। वो उन पेशेंट्स में कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें अगर वायरल प्रोलिफरेशन की संभावना दिख रही तो उसमें एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है या कोई और दवाओं का उपयोग किया जाता है। आराम की सलाह दी जाती है, आराम करिए। दवा की सलाह दी जाती, दवा लीजिए। ऑक्सीजन की सलाह दी जाती तो ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन के पर्याप्त बेड है। अगर हम आपाधापी नहीं करेंगे तो सबको व्यवस्था मिल जाएगी और सबका जो चिकित्सकीय हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो लड़खड़ाएगा नहीं। तो इस तरह से हमें समझना है कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स और सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से। तो सभी लोगों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा। इस गीत के साथ हम अपने इस मन में है विश्वास की समाप्ति करते हैं। आप लोगों के मन में विश्वास जागृत होगा इस आशा के साथ। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा
कोरोना।